बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तहरीक अली गढ़ को हमने शुरू किया था अपने पिछले लेक्चर में, और उसमें मैंने आपको तहरीक अली गढ़ के असबाब जो हैं वो बताए थे कि क्या ऐसी रीज़न्स थी जिनकी बिना पर तहरीक अली गढ़ को बनाने की ज़रूरत महसूस की गई या इस तहरीक को शुरू करने की ज़रूरत महसूस की गई। तो उसमें हमने देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान का मकसद ये था, यानी इसकी एक वजह ये थी कि अंग्रेज़ों के साथ तावन करके अगर हम चलें तो शायद हमारी सूरत हाल बेहतर हो जाए। इसके अलावा मुसलमान जो हैं वो मुआशी लिहाज से बहुत बदहाली का शिकार हो गए थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों की मुआशी तरक्की जो है वो करवाई जाए। आज़ादाना निज़ाम तालीम वो बनाना चाहते थे, इस्लाम की बुनियाद पर जदीद तालीम वो मुसलमानों को देना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम इल्मी तवाज़ुन पैदा करना था। तो ये कुछ ऐसी रीज़न्स थी, जैसा कि मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत, मुसलमानों के खोए हुए वक़ार की बहाली और तालीम आमा यानी मैस एजुकेशन या जनरल एजुकेशन जो सबके लिए होती है, ये ऐसे असबाब थे जिनको महसूस किया गया, जिनको बतौर वजह बनाकर ज़रूरत महसूस की गई कि कोई ना कोई तालीमी तहरीक इस किस्म की होनी चाहिए जिससे मुसलमान इस्तिफ़ादा हासिल करें और जो भी उनके मसाइल हैं वो हल हो जाएं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं। तो ये असबाब जो हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे तहरीक अली गढ़ के मकासद की, कि जब तहरीक अली गढ़ को बना लिया गया तो क्या मकासद थे जिनको अचीव करने के लिए डिसाइड किया गया कि भाई ये हमारे एम्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने इस तहरीक के ज़रिए अचीव करना है, ये उसके मकासद थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा एक जज्बाती लगाव रखते थे। बहुत सी बातों पर उनका दिल बड़ा परेशान होता था, बड़ा कुड़ता था, और वो चाहते थे कि वो उनके लिए कुछ करें। तो इस सूरत में उन्होंने मुसलमानों की एक खिदमत करने की कोशिश की और मुसलमानों के लिए कुछ वो करना चाह रहे थे। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि सबसे पहला जो उनका मकसद था वो मग़रबी उलूम का फ़रोग़ था। यानी वो, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि मसालिहत का वो एक जो पॉलिसी है वो अपनाना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि थोड़ा बहुत अंग्रेज़ों के साथ हम मसालिहत इख्तियार करें, थोड़ा मेल जोल करें तो शायद हमारे मसाइल हल हो जाएं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि दीनी तालीम के साथ साथ मग़रबी तालीम जो है वो भी ज़रूर हासिल करनी चाहिए। इस एतबार से मग़रबी तालीम का फ़रोग़ जो है वो तहरीक अली गढ़ का एक बुनियादी मकसद करार पाया। सर सैयद ये समझते थे कि दीनी तालीम जो है वो तलबा को जदीद तकाज़ों की तकमील के काबिल नहीं बना सकती। यानी सिर्फ़ दीनी तालीम जो है, जैसा कि तहरीक देवबंद में हुआ था कि अकेली जो दीनी तालीम है वो जदीद तकाज़ों का साथ देने के काबिल नहीं बना सकती। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की करें, दोबारा से अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करें, तो उनको दीनी तकाज़ों तालीम के साथ साथ मग़रबी तालीम जो है वो भी हासिल करनी पड़ेगी, ताकि उनकी ज़िंदगी के या शख्सियत के तमाम पहलुओं की नशोनुमा हो सके। इसके बाद वही मसालियत वाली पॉलिसी आ गई। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो तहरीक अली गढ़ के थ्रू मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में जो गलत फ़हमियाँ पैदा हो गई थीं उनको ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि ये गलत फ़हमियाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुओं ने पैदा की थी, और कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई थी, कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि अंग्रेज़ जो है मुसलमानों से बहुत नफ़रत करने लगे थे, मुसलमान अंग्रेज़ों से नफ़रत करते थे। और हिंदुओं ने क्या किया कि जलती पे तेल डालने का काम किया, यानी उन्होंने मज़ीद इस नफ़रत को भड़का दिया, मज़ीद इसको हवा दे दी। अब सर सैयद ये चाहते थे कि किसी तरह एक दूसरे के करीब आने का मौका मिले, तो क्या हो कि इनकी आपस में जो गलत फ़हमियाँ पैदा हो गई हैं वो दूर हो जाएं, मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के आपस में खुशगवार ताल्लुकात पैदा हो जाएं, मुसलमानों को अंग्रेज़ों के नुक्ता नज़र का पता चले, उनको उनकी सोच का पता चले, तो इस तरह से उनको एक दूसरे के करीब आने का मौका मिले। और कोई ऐसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए जिसमें इन दोनों के दरमियान जो है मसालिहत की फ़िज़ा पैदा हो जाए और आपस की जो गलत फ़हमियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। इसके अलावा सर सैयद ये भी चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो जदीद तर्ज़ मुआशरत, यानी मॉडर्न सोशल मॉड या मॉडर्न जो सोशल एक लाइफ है वो गुजारने के काबिल हो जाएं। अब इसके लिए वो क्या चाहते थे कि कौमी और इस्लामी तकाज़ों के साथ साथ जो यूरोपी तरक्की है उसको भी साथ लेकर चलें, यूरोपी जो अलूम हैं उनको भी साथ लेकर चलें। दीनी और दुनियावी दोनों तरह की जो तालीम है वो जब हासिल करेंगे तो तभी उनको तरक्की हासिल होगी। इसलिए उन्होंने ये कहा
کہ اچھا اب کچھ لوگ ایسے تھے جو زیادہ مطلب کٹڑ قسم کے مذہبی لوگ تھے، انہوں نے سر سید احمد خان کے بارے میں بہت نیگیٹو باتیں بھی کیں، انہوں نے اس کو کافر بھی کہا، بہت کچھ مطلب اس قسم کے الفاظ بولے۔ وہ جدید تعلیم کی مخالفت کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ علم حاصل نہ کریں ورنہ ہم بھی جو ہے وہ دین سے پھر جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید طرز معاشرت اگر اپنانا چاہتے ہیں تو ان کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی جو تعلیم ہے اس کا فرق کیے بغیر ان کو وہ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جی سرکاری ملازمت، یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوؤں کو بہت زیادہ نوازا ہوا تھا اور وہ ہندوؤں کو ہی نوکری دیتے تھے، مسلمانوں کے لیے نوکریوں کے دروازے بند ہو گئے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کی بنائی ہوئی تعلیم حاصل بھی نہیں کرتے تھے، وہ خود اس سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، جس کی بنا پر ان کو نوکری نہیں ملتی تھی اور ان کی معاشی لحاظ سے بہت بری حالت تھی۔ تو اس لیے سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے، کیونکہ انہوں نے انگریزی زبان کو شرط قرار دیا تھا، اس لیے سر سید احمد خان نے سمجھایا اور یہ کوشش کی کہ تعلیمی اداروں کے نصاب میں انگریزی زبان و ادب جو ہے اس کو شامل کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو سرکاری ملازمت مل جائے۔ ہاں جی، معاشی استحکام۔ معاشی استحکام میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ مسلمان معاشی طور پر بہت فرسودہ حال تھے، بہت زیادہ ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی ان کی ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جس کی بنا پر معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے تھے مسلمان۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں وہ تحریک علی گڑھ کے تھرو اس قسم کے ادارے بنانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے بنائے بھی، جس میں انہوں نے جدید تعلیم جو ہے وہ مسلمانوں کو دی تاکہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہو سکے، ان کو نوکریاں ملیں، ان کو کام ملے اور ان کی جو ایک زبوں حالی ہے یا خستہ حالی جو ہے وہ خوشحالی میں بدل جائے۔ اس کے علاوہ ہے جی ملی تشخص کی نمو۔ تو یہ بھی جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے انگریزوں والے اپنا برطانیہ والے چیپٹر میں کہ جو ہے وہ انگریزوں نے پوری ہندوستان کی سلطنت کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے وہ ہٹا دیا تھا سلطنت سے اور اس طرح کے اور بہت سے کام۔ تو اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کا جو ملی تشخص ہے یعنی ان کی قومی پہچان جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انگریزوں کی جو اٹریکٹیو لائف ہے اس سے بہت زیادہ جو ہیں وہ مسلمان متاثر ہو گئے تھے اور مغربی تہذیب کی جو کشش ہے اس نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ملی تشخص سے دور ہو گئے تھے اور اس کے لیے ان کے جذبات جو ہے وہ ماند پڑ گئے تھے۔ تو سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں یا بنانے ہیں ان کے تھرو مسلمانوں کے اندر ان کا ملی تشخص جو ہے وہ جگایا جائے، اس کو زندہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی پہچان، اپنی شناخت جو ہے اس کو پالیں اور ان کو پتہ چلے کہ وہ اصل میں ہیں کیا۔ اس کے بعد ہے جی روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی۔ تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ سر سید یہ چاہتے تھے کہ روایتی تعلیم اور جدید تعلیم دونوں اکٹھی ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے تحریک علی گڑھ میں دینی اور جدید مغربی علوم شامل کیے۔ ان دونوں کا مرکب جو ہے اس سے فرد کا رشتہ ماضی سے بھی جڑ گیا اور عملی زندگی کے مسائل حل کرنے کے بھی قابل ہو گیا۔ جدید اور قدیم کے اشتراک سے جو ہے وہ فرد کی شخصیت کی جامع نشوونما ہو گئی۔ اس کے بعد سائنسی انداز فکر ہے جی، سر سید احمد یہ بھی چاہتے تھے کہ برصغیر کے جو نوجوان ہیں مسلمان ان میں سائنسی انداز فکر یعنی سوچنے کا جو سائنٹیفک انداز ہے وہ پیدا ہو جائے، وہ مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ زندگی ایک حقیقت ہے اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے سائنسی اور حقیقت پسندانہ جو طرز عمل ہے وہ ہمیں اپنانا پڑتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم نہیں کسی بھی چیز کی بیس تک پہنچ سکتے۔ تو اس لیے وہ جدید مغربی تعلیم جو ہے اس میں فرد کے لیے سائنسی اور معروضی نقطہ نظر پیدا کرنا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ فرد کو حال مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جائے، اور یہ تیاری تب تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ فرد کے اندر سائنسی انداز فکر پیدا نہ ہو یا وہ جدید تعلیم حاصل نہ کرے، تو یہ کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو اسلامی تہذیب کا فروغ، اس کی حفاظت ہے۔ سر سید کے خیال میں برطانوی نظام تعلیم اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت میں مخلص نہیں تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے برٹش جو ایرا تھا اس میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی تعلیم کو بالکل ختم کر دیا اور مسلمانوں کا جو بھی ایک وے آف ٹیچنگ تھا یا میڈیم آف انسٹرکشن تھا اس سب چیز کو ختم کر کے انہوں نے اپنا تعلیمی نظام جاری کر دیا۔ اس میں وہ عیسائیت اور مغربی تعلیم کا فروغ چاہتے تھے، انگریزی زبان و ادب کو آگے لانا چاہتے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا کہ اسلامی تہذیب اور جو ثقافت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ سر سید احمد خان نے یہ چاہا کہ اسلامی تہذیب اور ثقافت جو ہے اس کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے انہوں نے تحریک علی گڑھ کے لیے یہ چیز ایک اہم مقصد کے طور پر استعمال کی۔
फ़रोग़ उर्दू। अब उर्दू के बारे में भी हम जानते हैं कि पहले ये सरकारी ज़ुबान थी, फ़ारसी थी, संस्कृत थी, अरबी, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस थी और बहुत इनको मुकाम हासिल था। और हमारे जो पुराने शोरा हैं वो भी उर्दू का बहुत ज़्यादा यानी बोलबाला करते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान भी उर्दू से बहुत मोहब्बत करते थे और लेकिन जिस तरह की सूरत हाल चल रही थी उसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान और अदब को बहुत ज़्यादा आगे लाया जा रहा था, उर्दू को बिल्कुल पीछे धकेल दिया, उसकी अमली अफादियत ख़त्म हो गई, सरकारी मुलाजमत के लिए भी कोई उसकी अहमियत ना रही। तो इसलिए उन्होंने चाहा कि उर्दू ज़ुबान का फ़रोग़ किया जाए और उसके लिए उन्होंने एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। वो तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए उर्दू ज़ुबान का फ़रोग़ चाहते थे। सर सैयद की कोशिशों से ही अलीगढ़ कॉलेज उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ यानी उसकी पब्लिकेशन का ज़रिया बन गया। ये तो हैं उसके मकासद। अब हम देखते हैं उसकी तालीमी खिदमात क्या थी। अच्छा, तहरीक अलीगढ़ की तालीमी खिदमात के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि तहरीक देवबंद जो है वो एक ही इदारे का नाम था और उसके अंडर उन्होंने एक ही इदारा बनाया जिसको दारुल उलूम देवबंद भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनकी खिदमात कई इदारों पर मुहित हैं, कई इदारों पर फैली हुई हैं और उनके अंडर काफ़ी सारे इदारे आते हैं, यानी क्योंकि वो तालीम के हवाले से कुछ ना कुछ करते रहे तो इसलिए। और एक ये बात है कि वो क्योंकि सरकारी मुलाजमत करते थे इस वजह से मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में उनके तबादले हो जाते थे, ट्रांसफ़र्स हो जाते थे। इस वजह से वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो वहाँ पर तालीम के लिए ही उनके दिल में तड़प उठती थी और वो तालीम के लिए ही कुछ ना कुछ करना चाहते थे। तो यहाँ पर हम उन तमाम मदारस का ज़िक्र करेंगे जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इब्तदा से लेकर इंतहा तक जितना भी तालीम के लिए काम किया और जितने भी इदारे बनाए और इदारे खोले उन सब के ऊपर बात होगी। क्योंकि सर सैयद जो है वो मुसलमानों की सियासी आज़ादी, मुआशी तरक्की और मिली तशख़्ख़ुस की बहाली का वाहिद रास्ता इसमें समझते थे कि जो एक जदीद और मगरबी और इस्लामी जो अलूम हैं उनका मुरक्कब हो, ऐसा तालीमी निज़ाम जो कि जदीद अलूम को भी साथ लेकर चले, मगरबी अलूम को भी साथ लेकर चले और साथ ही साथ जो है वो इस्लामी तालीम को भी साथ लेकर चले। इसलिए वो ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी गए, जो भी उन्होंने काम किया तो हर जगह पर उनका जो है वो तालीमी लिहाज से खिदमात हमें नज़र आती हैं। इनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है मुरादाबाद का मदरसा। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद का तबादला जो है वो मुरादाबाद हो गया। वहाँ पे उन्होंने तालीमी लिहाज से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और 1859 में मुरादाबाद में एक मदरसा उन्होंने बनाया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी जॉब थी तो उनका बार बार ट्रांसफ़र हो जाता था, इस वजह से उनके ट्रांसफ़र की वजह से ये मदरसा ज़्यादा देर तक ना चल सका और बाद में उसे सरकारी स्कूल के साथ मिला दिया गया। इसके बाद जब वो गाज़ीपुर चले गए तो वहाँ पर भी उन्होंने 1863 में एक मदरसा बनाया। इसमें उन्होंने निसाब के हवाले से उर्दू, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और अंग्रेज़ी ज़ुबान को निसाब में शामिल किया। इस्लामियात भी वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ज़्यादा देर गाज़ीपुर में भी ना रह सके, जिसकी वजह से वो जो स्कूल था इनका वो बाद में विक्टोरिया स्कूल के नाम से जाना जाता है, यानी वो भी उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, एक और काम उन्होंने गाज़ीपुर में किया और वो ये था कि वहाँ पे उन्होंने साइंटिफ़िक सोसाइटी बनाई। अब ये साइंटिफ़िक सोसाइटी क्या है? साइंटिफ़िक सोसाइटी जो है उसमें क्या होता था कि अच्छी अंग्रेज़ी किताबों के उर्दू में तर्जमे किए जाते थे और हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ीन की जो किताबें थीं यानी कि ईस्टर्न जो बुक्स थीं उनका तर्जमा अंग्रेज़ी में किया जाता था। अब इसका मकसद क्या था कि यूरोप के जो रहने वाले अफराद हैं उनको ईस्टर्न कल्चर के बारे में पता चले और जो ईस्टर्न लोग हैं उनको वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता चले। अब मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर ये किताबें बनाई जाती थीं। उनमें तारीख़ यानी हिस्ट्री, मुआशियात यानी इकनॉमिक्स, ज़राअत और कीमिया जैसे अलूम थे जिनके अंग्रेज़ी किताबों के जो तर्जमे हैं वो उर्दू में छापे जाते थे। अब ये तर्जमा बहुत ज़्यादा आसान होता था, दिलचस्प होता था कि पढ़ने वाले को एहसास नहीं होता था कि वो ओरिजिनल बुक पढ़ रहा है या उसका तर्जमा पढ़ रहा है। सर सैयद अहमद ख़ान का तबादला जब अलीगढ़ हुआ तो सोसाइटी का दफ्तर जो है वो भी उन्होंने वहीं पे मुंतकिल कर लिया। इसको यहाँ तक उन्होंने ख़त्म नहीं किया बल्कि उसको आगे लेकर चले। वहाँ पर उन्होंने उसके लिए एक अलग से इमारत बनवाई और महीने में उसके 2 इजलास होते थे और उसमें तालीमी लिहाज से मुसलमानों की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाता था और मुख्तलिफ़ कॉलम्स वग़ैरह जो हैं वो रीड आउट किए जाते थे ताकि पता चले कि मुल्क की सूरत हाल कैसी चल रही है। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान जब अलीगढ़ आ गए तो वहाँ पे तो फिर सारा उनका आखिर तक वो सिलसिला है ना, अलीगढ़ स्कूल है, अलीगढ़ कॉलेज है, इवन कि यूनिवर्सिटी है। लेकिन यूनिवर्सिटी उनकी ज़िंदगी में नहीं बनी थी, वो बाद में बनी थी। बहरहाल वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी बन जाए।
अच्छा, साइंटिफिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 1866 में 13 मार्च को एक हफ्त रोज़ा रसाला जो है वो उन्होंने निकालना शुरू किया, जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। ये रसाला जो है ये भी उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में था। बाज़ जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि इसका एक सफ़ा उर्दू में और एक अंग्रेज़ी में होता था। अब इसका भी क्या मकसद था, वही कि अंग्रेज़ मुसलमानों के बारे में जानें, मुसलमान अंग्रेज़ों के बारे में जान जाएँ। तो इसके जो वजह थी ये उर्दू और अंग्रेज़ी की, वो हम देख लेते हैं कि हिंदुस्तानियों में हसूल इल्म के लिए शौक़ और आमादगी पैदा करना, हिंदुस्तानियों की माशरती इस्लाह करना, यानी माशरती जो बिगाड़ उनमें आ गया है, जो अपनी रूट्स को वो भूल गए हैं, अपनी असल को भूल कर अंग्रेज़ों के कल्चर के पीछे चल पड़े हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानियों को बरतानवी निज़ाम हुकूमत और सियासी हिकमत अमलियों से आगाह करना कि वहाँ वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या आगे प्लानिंग्स हैं। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानियों के जज्बात और एहसासात के बारे में बताना और हिंदुस्तान में मगरबी उलूम के फ़रोग़ के लिए उर्दू के ज़रिए कोशिश करना, यानी उर्दू को साथ लेकर चलना। अंग्रेज़ी भी है लेकिन उर्दू को भी हमने पीछे नहीं छोड़ा, उर्दू को भी वैल्यू लेस नहीं किया, बल्कि उर्दू भी है अंग्रेज़ी भी है, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम था व्रैंकलर उर्दू यूनिवर्सिटी। मई 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने जो नामवर और पाए के जो मुसलमान और हिंदू स्कॉलर्स वगैरह थे उनके साथ एक मुश्तरका इजलास किया और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर एक तंजीम उन्होंने बनाई। इसके सदर राजा जय किशन थे और सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो इसके सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। अब हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर पहली एक मुश्तरका तंजीम बनाई जो 1 साल तक अपना काम करती रही, और इसी के थ्रू सर सैयद अहमद ख़ान ने बरतानवी हुकूमत को ऐसी जामिया यानी कि यूनिवर्सिटी के क़याम का मंसूबा पेश किया जिसमें उर्दू को मगरबी उलूम की तालीम के लिए ज़रिया तदरीस करा। क्योंकि अंग्रेज़ ये कहते थे ना कि उर्दू तो पुअर लैंग्वेज है, उर्दू में तो वो वोकेबलरी नहीं है, वर्ड्स नहीं हैं जो कि इंग्लिश के जो हैं वो इधर कन्वर्ट करके पढ़ाए जा सकें। तो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू सर सैयद अहमद ख़ान ने ये साबित कर दिया कि उर्दू जो है वो मगरबी उलूम की तालीम दे सकती है। उर्दू को अगर ज़रिया तदरीस बनाया जाए तो मगरबी उलूम पढ़ाए जा सकते हैं, ये कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि इस जामिया के निसाब में अंग्रेज़ी ज़ुबान को बतौर लाजमी मज़मून शामिल किया जाएगा, और ये भी कहा गया कि ये जामिया यानी कि यूनिवर्सिटी जो है वो यूपी जो है वो एक ज़िला है हिंदुस्तान का, उस वक़्त भी था अभी भी है, उत्तर प्रदेश इसका नाम है। तो यहाँ पे उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि यहाँ पे उसको बनाया जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और काम किया उन्होंने, कमेटी खास्तगार तरक्की तालीम मुसलमाना ने हिंद। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया। अच्छा जी, सर सैयद अहमद ख़ान को ये तो बखूबी इल्म था कि जदीद मगरबी उलूम जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। वो ये चाहते थे कि बरे सग़ीर में ऐसा तालीमी निज़ाम राइज हो जो कि जदीद मगरबी तर्ज का हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड जाकर वहाँ के तालीमी निज़ाम का जायज़ा लिया कि वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे तालीमी निज़ाम में क्या डाउनफॉल्स हैं, क्या झोल है, क्या मसाइल हैं। 1864 में सर सैयद इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर तालीमी निज़ाम जो है वो कैसा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के निसाब और तर्ज़ तालीम का मुतालिया किया और वापस आकर अपनी तमाम तालीमी सरगर्मियों का नए सिरे से उन्होंने आगाज़ कर दिया। तो दौरा इंग्लिस्तान के बाद उनकी जो एक सोच थी तालीमी तरक्की के हवाले से वो भी चेंज हो गई, और जिस लाइन पे वो चल रहे थे उनको पता चल गया कि इस तरह से मुसलमान तरक्की नहीं कर सकेंगे। 1870 दिसंबर में उन्होंने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी की वजूहात तलाश करने और तालीमी मसाइल का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था खास्तगार तरक्की तालीम मुसलमाना ने हिंद, और इसके नाम से बनारस में एक कमेटी उन्होंने बनाई। कमेटी ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी यानी तालीमी जो बैकवर्डनेस है और सरकारी इदारों में मुसलमानों के दाखिला ना लेने की जो असबाब हैं उनके बारे में बात की। इस तरह इसके अलावा माहिरीन तालीम को इसके ऊपर लिखने की भी दावत दी गई। ये भी कहा गया कि जो सबसे अच्छा मकाला लिखेगा उसको इनामात वगैरह दिए जाएंगे। तो जितने लोगों ने भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया उन सब को मिलाकर 1872 में एक क्यूमुलेटिव जो एनालिसिस है या जायज़ा है वो लिया गया, और उसकी बिना पर जो मेन पॉइंट्स हमारे सामने आए कि मुसलमानों के गुरेज़ की क्या वजूहात थीं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अंग्रेज़ी तालीम के मुतालिक मुसलमानों के रवैये में लचक पैदा हुई, यानी सर सैयद ने जो इतनी सारी एफ़र्ट की अब वो अंग्रेज़ी के हसूल के लिए ज़हनी तौर पर आमादा हैं। सरकारी मदारस में मजहबी और इखलाकी तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं,
سرکاری تعلیم میں عیسائیت کی جو تبلیغ ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے، اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان مدارس میں نہیں بھیجنا پسند کرتے۔ مسلمان سرکاری مدارس میں دی جانے والی تعلیم کو مفید نہیں سمجھتے، اور مسلمانوں کا موجودہ نظام تعلیم جدید تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا، یعنی پرانا ہے تو وہ ان کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتا۔ مسلمان اپنی تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے حکومت پر انحصار نہیں کر سکتے۔ مسلمان قوم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے خود انتظامات کریں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی اقدار کے حامل جدید طرز کے تعلیمی ادارے بنائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اور اس نے ان سب چیزوں کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے ایک پراپر پلاننگ کی، اور جیسا یعنی کہ جو باتیں اس میں بتائی گئی تھیں ان کے اکارڈنگ انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، اور اب باقاعدہ تحریک علی گڑھ کے حوالے سے جو علی گڑھ کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا یہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ فرسٹ آف آل بات کریں گے علی گڑھ اسکول کی، تو تعلیمی کمیٹی نے جو سفارشات پیش کیں ان کے نتیجے کے طور پر سر سید احمد خان نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور سر سید احمد خان کیونکہ تھوڑے سے براڈ مائنڈڈ تھے، روشن خیال تھے، اس وجہ سے جو علماء تھے انہوں نے ان کو بے دین بھی قرار دیا۔ یہ ابھی شروع میں بھی میں نے آپ کو بات کی۔ اسی بنا پر مدرسے کے قیام کی مخالفت کی گئی، لیکن سر سید نے کسی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے 27 مئی 1875 کو MAO ہائی اسکول علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ MAO محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول ہے جی۔ 1 جون 1875 سے اسکول میں باقاعدہ تدریس یعنی کلاسز کا آغاز ہوا، اور مولانا سمیع اللہ جو ہیں وہ ادارے کے پہلے ہیڈ مقرر ہوئے، یعنی کہ ہیڈ ماسٹر یا ناظم، یا اس دور میں ناظم کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، تو یہ پہلے ہیڈ ماسٹر تھے اس کے۔ اور اس کے بعد علی گڑھ کالج جو ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔